Pranam, welcome to the next lecture. In this lecture, we are going to talk about outstanding features of the Indian Constitution. This is Mains GS2 Constitution. उत्कृष्ट विशेषताएं, भारत के संविधान की कुछ उत्कृष्ट विशेषताएं. कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी पार्ट है, याद रखिएगा, इसमें दिस विल बी अ कॉमन पार्ट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, क्योंकि प्रीलिम्स में भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और मेंस में तो खैर एनालिटिकल टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं. तो आज हम we are going to talk about some outstanding features of the Indian Constitution. What are the various aspects that make the Indian Constitution different from the constitutions of the world? एक मुख्य बात हम आखिरी में कुछ ऐसी भी we'll look at a few points on which the Indian Constitution was criticized when it was first accepted. तो कुछ मुख्य बातें थी जिस पर इनकी आलोचना भी हुई थी. वो विशेष चीजें क्या थी जिनके ऊपर इनकी आलोचना हुई थी, हम उनको भी कंसिडर करने की कोशिश करेंगे. एक बात हमको बिल्कुल समझनी है कि जो भारत का संविधान है, इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट विच इज ओरिजिनल. हमने पिछले सेशन के आखिरी में देखा था कि कई अलग अलग संविधानों से, कई अलग अलग देशों के संविधानों से हमने कुछ कुछ एब्जॉर्ब किया है और डिस्क्रिप्टिव बनाया है, उसको इंडियनाइज किया है एंड सो ऑन. ये सब हम पहले देख चुके हैं. सो इट्स नॉट दैट इट्स अ original piece of document. Okay, the constitution, because the constitution reflects the accumulated wisdom from working of various constitutions. जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन 18th सेंचुरी में बना था, तो उनके क्या अनुभव रहे हैं, उनके क्या अनुभव रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद, जब उसका क्रियान्वयन हुआ and they tried to have a country according to that constitution, what were the various problems that faced? Would they have done anything differently? You know, तो ये कई देशों के जो संविधान थे, उनका जो वर्किंग था, उसमें से क्या सीखने को मिला, तो ये पूरा एक्यूमुलेट करके हमारे संविधान में डाला गया है. Now, as far as originality is concerned, अंबेडकर जी ने खुद ने बोला था कि रफली इतने सालों से पॉलिटिकल थियरी डेवलप हुई है, इतने सालों से फिलोसोफर्स पॉलिटिकल थियरी पे काम कर रहे हैं कि ओरिजिनल क्या होगा. वर्ड्स आर यूज्ड इन द विथ अ सर्टेन मीनिंग. ओके, और पूरी दुनिया, आप जब 1940s की बात करेंगे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, एवरी कंट्री हैड रियलाइज्ड द वर्च्यू ऑफ कोएग्जिस्टिंग टुगेदर पीसफुली, प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, राइट्स, privileges and dignities to the population. Okay, and various theories of equality, justice, liberty, etc. had also developed. Okay, तो जब हर एस्पेक्ट पे सोशियो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ने इतना सोचा है, तो उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिनल? When so much thought has gone into all this, then what do you mean by original? That's the idea. Okay, तो हम जब संविधान के बारे में बात करेंगे, उसके we talk about its provisions, you need to kindly keep this in mind. Let's begin with the first outstanding feature, and we'll not only begin with this feature, we'll also try to examine why is it so.
the first thing is it's the longest known constitution. It's the longest known constitution, right? The Constitution of India originally contained 395 articles, 395 अनुच्छेद and 8 schedules. अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां. The Constitution now contains 461 articles and 12 schedules. इसका आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 396 नहीं है. ये सारे आर्टिकल्स अलग अलग अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड हुए एंड दीज वेर एडेड एज इंसर्शंस. 21A etc. These were added as insertions. Okay, तो आर्टिकल 396 आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा और ये शायद और भी बढ़ सकता है, ये और भी बढ़ सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट यूनिक फीचर. ऐसा क्यों है? अब एक चीज आपको, सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला, ये थोड़ा पॉइंट समझाना मुश्किल है. एक्यूमुलेटेड विजडम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस, उसके हिसाब से बदला गया. एक इंपॉर्टेंट कारण ये है कि यूजुअली आप कॉन्स्टिट्यूशंस अगर देखेंगे, ठीक है, तो व्हाट दे डू इज दे ले डाउन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, दे ले डाउन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सबसे पहले, और इतना ही करते हैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो एक अलग लेजिस्लेशन द्वारा बनेगा, वो संविधान का हिस्सा नहीं रहेगा, वो संविधान का हिस्सा नहीं रहेगा. जो प्रशासनिक प्रावधान है उसके लिए एक अलग अधिनियम बनेगा, संविधान में उसको नहीं मेंशन किया, उसका उल्लेख नहीं किया जाएगा. ये यूजुअली होता था कॉन्स्टिट्यूशंस में. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके आधार पर देश चलेगा. बहुत आसान था, प्रिएम्बल दे देना, फंडामेंटल राइट दे देना, फंडामेंटल ड्यूटीज दे देना, डीपीएसपी दे देना, स्पेशल प्रोविजंस दे देना और खत्म कर देना. नहीं, भारत के संविधान में ये तो है ही, लेकिन प्रशासनिक प्रावधान भी इंक्लूड किए गए हैं, which according to a few people say they could have been left out of the constitution, कि भैया एक अलग एक्ट से ये गवर्न होगा. नो, आवर फ्रेमर्स थॉट कि उसको भी संविधान में इंक्लूड करना जरूरी है. कारण ये है, अंबेडकर जी का ये बोलना था कि संविधान को अगर करप्ट करना है तो जरूरी नहीं है आप इससे छेड़छाड़ करो. संविधान को अगर करप्ट करना है तो जरूरी नहीं है इससे छेड़छाड़ करो. आप इसमें छेड़छाड़ करके भी बहुत करप्ट कर सकते हो संविधान को. तो इसमें छेड़छाड़ ना हो, या छेड़छाड़ अगर करना हो तो अमेंडमेंट के थ्रू जाना पड़े, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिस पे आएंगे हम. इसीलिए ऐसे कई सारे प्रशासनिक प्रावधान भी, ठीक है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। और ये सारे प्रशासनिक प्रावधान जो थे, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट of 1935. Most of these provisions have been taken from the Government of India Act of 1935. उसका कारण ये था कि people were used to a certain system. The bureaucrats were used to a certain system. The system which was running as per the Government of India Act of 1935. So the framers thought, why tamper with this? Why tamper with this? So most of the provisions, administrative provisions, were of course taken from the Government of India Act of 1935. जैसे जुडिशियरी के, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे अपॉइंट होगा, हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की क्या जरूरत थी, ऐसा लोग पूछ सकते हैं। इसको तो आप एक अलग अधिनियम या रूल्स में डाल सकते थे। रूल्स को चेंज करना बहुत आसान है, दूसरे एक्ट्स को चेंज करना बहुत आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुश्किल है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना मुश्किल है। आपने देखा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के साथ एक नए एनजीएसी बनाने की बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो गया, 29 स्टेट्स में से काफी स्टेट्स ने उसको पास भी कर दिया, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई भी कर दिया। उसके बाद जुडिशरी ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? कोई कॉन्स्टिट्यूशन में था ना कुछ। खैर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो इवॉल्व हुआ, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे तो इवॉल्व हुआ है। तो वो सारे प्रावधान अगर संविधान में नहीं होते, आई होप यू आर गेटिंग दिस एग्जाम्पल, वो सारे प्रावधान जुडिशरी रिलेटेड संविधान में नहीं होते तो सरकार के लिए उनको चेंज करना बहुत आसान होता। जुडिशरी, आप पब्लिक सर्विस कमीशन ले लीजिए, आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब प्रोविजंस रिलेटेड टू इलेक्शंस ले लीजिए, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है ना। लेकिन ताकि इनको इनके साथ छेड़छाड़ ना हो, उनको भी संविधान में डाल दिया गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा संविधान क्यों है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी डाले गए। बी में लिखूंगा स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जनरली कभी कभी क्या होता है, लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के, मेरे हिसाब से बहुत अनफेयर है। सबसे पहला पार्ट क्यों अनफेयर है, वो ये है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ओवर इज फॉर अ नेशन हुज पॉपुलेशन इज 30 to 31 crore currently, mostly unified. Okay, as far as at least language is concerned, mostly unified. Our constitution today is for 135 crore people roughly. And are they unified? No. तो भारत के पॉपुलेशन का कल्चरल मिक्स, लिंग्विस्टिक मिक्स अगर आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजंस तो लगेंगे ही ताकि ये कल्चरल मिक्स सस्टेन हो, ये लिंग्विस्टिक मिक्स सस्टेन हो। कुछ विशेष गुट के लोगों को कुछ विशेष रियायतें, कुछ विशेष प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा। हमने फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये देखा था। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण ये है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों की इकाई। यूएसए इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, संघ। तो हुआ क्या था, मेनी ऑफ स्टेट्स गॉट टुगेदर
and agreed, let's have some mutual agreement and let's form a nation. इंडिया में ऐसा नहीं था. There was a nation which consisted of princely states, British India, etc. Okay, तो उससे क्या हुआ? In the US बहुत सारी चीजें जो है, the federal government, the government of Mr. Joe Biden currently, it takes उसके कार्य क्षेत्र में there are limited things. Remember, in the US, every state has its own constitution. So the US constitution is primarily the constitution of the nation only. Indian constitution is a constitution of the nation as well as the states. अगर आपको सही में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना करनी है तो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ले लो प्लस वो 50 स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन ले लो और अब करो आप लेंथ की बात. यू विल बी शॉक्ड टू नो Alabama has the longest, the constitution of Alabama is longer than the constitution of India. Got the idea? Okay, so this is the reason why I think that comparison is unfair. The next thing, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया थी, ये पॉइंट आप लिख लीजिए, स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लीजिए. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फेडरल पावर्स एंड स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस. अमेरिका का संविधान सिर्फ संघीय शक्तियों और सरकार की बात करता है. संघीय शक्ति और संघीय सरकार के प्रावधान निर्दिष्ट करता है और हर राज्य का एक अलग अपना संविधान है और हर राज्य का अपना एक अलग संविधान है. भारत का संविधान केंद्र के लिए भी है और राज्य सरकारों के लिए भी है. भारत का संविधान केंद्र के लिए भी है और राज्य सरकारों के लिए भी है. तीसरी चीज ने इसी के स्कोप में ही लिखी है. जब भारत का संविधान बना था तो विलय हो रहा था काफी सारे क्षेत्रों का. तो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या थी? इसमें 5 अलग अलग क्षेत्र थे. ठीक है, तो क्या थे? व्हेन यू से टेरिटरी, कौन लाता है यार ये चॉक्स? हाँ, 5 अलग अलग क्षेत्र थे. क्या थे ये? यू हैड पार्ट ए. पार्ट ए वर मोस्टली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड क्षेत्र जो थे, जैसे असम, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, वेस्ट बंगाल, ये सब पार्ट ए में थे. ठीक है. पार्ट बी, दिस वाज ऑल प्रिंसली स्टेट्स, जो अलग अलग रियासतें थी. ठीक है. देयर वाज अ ब्रिटिश इंडियन, देयर वर प्रिंसली स्टेट्स, राइट. तो ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनमें एक राज प्रमुख होता था. तो काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज कर दिया गया एक दूसरे से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. देन यू हैड पार्ट सी. दीज वर पार्ट ए वर पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच हैड अ गवर्नर. ठीक है. लेकिन ब्रिटिश इंडिया के ही ऐसे कई पार्ट्स थे जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट थे, उनका कोई गवर्नर नहीं था. गवर्नर जनरल ही उसके भी
लेजिस्लेशन वगैरह सब बनाता था, ठीक है, ऐसे पार्ट सी। तो दीज वर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड रीजन्स, केंद्र शासित क्षेत्र, राइट। एंड देन यू हैड पार्ट डी, जो बाकी छोटे क्षेत्र थे। पार्ट डी में एक ही पार्ट था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, बाय द वे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो इसमें एक ही पार्ट था। तो ऐसा भारत का क्षेत्र जो है, इट हैड दीज 4 पार्ट्स। द रीजन ऑफ इंडिया, टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैड दीज 4 पार्ट्स। नाउ ऑब्वियसली स्पेशल प्रोविजंस वेर मेड फॉर ईच ऑफ दीज 4 पार्ट्स। हर पार्ट को गवर्न करने का जो एक ये था, उसको अलग अलग इतना इंपॉर्टेंस देना ही पड़ा, इतना इंपॉर्टेंस देना ही पड़ा। क्लियर है? ठीक है। तो बाद में जब 7th अमेंडमेंट आई थिंक एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आया, तब ये सब चेंज हुआ। लेकिन इनिशियली ये सारी चीजें संविधान में ही दे दी गई थी। उसके बाद कुछ क्षेत्रों के जो ट्राइबल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग प्रावधान थे। आर्टिकल 371 टू 371J ये बाद में इंसर्ट किया गया, क्योंकि कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स जो थी, नागालैंड, असम, मणिपुर एक्सेट्रा, ठीक है। तो व्हेन आई से स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कंपैरिजन विद द यूएस, सेकेंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड थर्ड इज स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, ठीक है। हम यही देख रहे हैं कि बड़ा क्यों है। अब उसमें अगला रीजन है डिटेल्ड प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो इसके डिटेल्ड प्रोविजंस डाले गए हैं। ब्रिटेन में याद रखिए, इट्स ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, नॉट अबाउट जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो ये डिटेल्ड प्रोविजंस जो डाले हैं, एक पूरा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखिए फंडामेंटल राइट्स है। 13 से 32 सोचिए, 19 आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट से डील कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफाई किया गया है सब चीज, ताकि एम्बिग्विटी न रहे। उसके बाद भी लिटिगेशन होते ही रहता है। अगला कारण कि भारत का संविधान बहुत बड़ा क्यों है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसके बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड द रिलेशंस, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच कोई अगर विवाद पैदा होता है तो उसका निपटारा कैसे हो, इसके बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्ड प्रोविजंस है। तो ये सब कारण हैं कि भारत का संविधान, व्हाई इज इट द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट known constitution of the world. These are the reasons for that. Okay. The second outstanding feature, दूसरी उत्कृष्ट विशेषता हमारे संविधान की, it is more flexible than rigid.
more flexible than rigid. लचीला अधिक, कड़ा कम. There are elements of flexibility, there are elements of rigidity in the constitution. लेकिन यूजुअली हमारे संविधान को एनालिस्ट ने ज्यादा फ्लेक्सिबल माना है. द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज the rules about the types of amendments. The types of amendments. कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को अधिकार दिया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और अमेंडमेंट से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आपको मिलेंगे आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुच्छेद 368. इसमें डिटेल्ड प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और सिर्फ अमेंडमेंट नहीं, 3 अलग अलग तरीके के अमेंडमेंट इसमें बताया गया है. जैसे एक तरीका है, कई विषय हैं, वो विषय स्पेसिफाइड हैं, जहां पे द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, कुछ ऐसे विषय हैं जहां पे अमेंडमेंट के लिए और 2/3 मेजॉरिटी इज नीडेड. ओके, और कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, रैटिफिकेशन by state legislatures is also required. क्योंकि अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आता है, if there is some amendment which takes away some power from the states, स्टेट लिस्ट में से कुछ सब्जेक्ट्स उठा के यूनियन लिस्ट में डाला जा रहा है, अगर कोई चीजें हैं तो उसमें जहां राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में कोई फर्क पड़ रहा हो, तो ऐसे संशोधन के लिए राज्य सरकारों की भी अनुमति लेना आवश्यक है. जैसा जीएसटी तो खैर फाइनेंस बिल के थ्रू आया था. अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ही ले लीजिए, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल हुआ करता था, राइट. नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बिल जो था उसने उसके साथ छेड़खानी की थी, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रैटिफिकेशन लेना पड़ा. कौन से विषय के लिए आपको एक साधारण बहुमत चाहिए, कौन से विषय के लिए 2/3 चाहिए, और कौन से विषय के लिए आपको रैटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स चाहिए, ये दिया गया है. ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि लचीला है. इसमें अगला इशू यह है कि कई जगह कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट द पावर to supplement the provisions of the constitution by enacting a separate legislation. For example, citizenship, जो हमारा अगला टॉपिक, अगला लेक्चर होगा. सिटीजनशिप में आर्टिकल्स 5 to 8 हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 तक जाता है बेसिकली. उसमें यह बताया गया है कि इंडियन सिटीजन एज ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है. Who is an Indian citizen at the commencement of the Constitution. उसी में यह भी बोला गया है कि फ्यूचर में सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू पास एनी एक्ट, जिसके तहत 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट was enacted
एंड कॉन्सिक्वेंटली अमेंडेड 86, 85, 86 में एक, 2003 में एक, 2005 या 15 में, 2019 में। तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल डिफाइन कर दिया, लेकिन फिर पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया, क्योंकि सिचुएशन बदल सकती है ना, परिस्थितियां बदलती होती हैं, तो फिर पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया कि आप इसको रेगुलेट करने के लिए अलग से आप एक कानून बना सकते हैं। तो उससे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो अगर आपको अभी सिटीजनशिप समझना है कि सिटीजनशिप का एंटायर लॉ क्या है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के वो रेलेवेंट आर्टिकल्स, फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955, फिर उसमें किए गए संशोधन, अमेंडमेंट्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तीसरा विशिष्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग फीचर्स। द थर्ड आउटस्टैंडिंग फीचर इज फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाइड। मौलिक अधिकार निर्दिष्टित किए गए हैं, निर्दिष्टित किए गए हैं। एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है आइवोर जेनिंग्स। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यह बोलते क्रिटिसाइज किया कि इट इज अ लॉयर्स पैराडाइज, इट इज अ लॉयर्स पैराडाइज। ओके, अब फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव में ऐसा क्यों है कि भारत और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाइड हैं, ठीक है, लेकिन भारत और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, यूके में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि ये इवॉल्व कैसे हुए। अगर आप ब्रिटिश एक्सपीरियंस की बात करोगे तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आई क्यों? ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आई क्यों? देयर वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उनके पास ऐसा कोई भी इंस्टेंस नहीं था कि देयर इज अ प्रॉपर पार्लियामेंट जहां पे लोग चुन के आ रहे हैं और वो पार्लियामेंट एकदम टिरेनिकल है या अनफेयर है या अनरीजनेबल है। ये यूके का एक्सपीरियंस नहीं था। यूके का एक्सपीरियंस क्या था? ऑटोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ। इसीलिए यूके में यू हैव पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी। Nobody is above the parliament, not even the judiciary. तो ब्रिटेन में there is an unlimited faith of the people in the good sense of the elected representatives. जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उन पर 100% विश्वास है। वो सिस्टम का फाउंडेशन ये है, वो सिस्टम का फाउंडेशन ये है। इसीलिए यूनाइटेड किंगडम में फंडामेंटल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट इज नॉट बैंड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट इज नॉट बैंड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। That is the concept in United Kingdom. That is the concept in United Kingdom. United States का experience अलग था। If you read the US War of Independence, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के मॉड्यूल में कवर होगा, no taxation without representation.
ये था बेसिस। ओके, तो उसमें क्या हुआ था कि यूके की जो पार्लियामेंट थी वो उन 13 कॉलोनीज पे टैक्स लगा रही थी, लेकिन वो 13 कॉलोनीज के पास वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, तो उनका कोई से ही नहीं था कि उन पे टैक्स लगना चाहिए या नहीं। तो अमेरिकन एक्सपीरियंस क्या है? इवन अ बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कैन बी टिरेनिकल जस्ट बिकॉज उनको लोग चुन के लाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोगों की चिंता करेंगे। लोग उनको चुन के लाएं, उसके बाद वो टिरेनिकल हो, इसके कई सारे चांसेस हैं, इसके बहुत सारे चांसेस हैं। Therefore, अमेरिकन एक्सपीरियंस सेड कि ये पार्लियामेंट, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब ठीक है, बट कुछ कानून होना चाहिए, कुछ कानून होना चाहिए जिसके अधीन ये लेजिस्लेचर भी हो। देयर शुड बी अ लॉ, एंड इवन द लेजिस्लेचर should be secondary to the law. There should be a law which is superior to the legislature itself. तो यूएस एक्सपीरियंस का निचोड़ क्या है? There should be a law, there should be a law superior to the legislature itself. There should be a law superior to the legislature itself. ये यूएस का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हर ह्यूमन के अंदर ऑटोक्रेसी और सब पे कंट्रोल रखने की एक इंस्टिंक्ट है। एवरी ह्यूमन हैज एन इंस्टिंक्ट फेवरिंग एब्सोल्यूटिज्म एंड ऑटोक्रेसी। इसलिए आप देखेंगे बिजनेसेस डेमोक्रेसी पे चल भी नहीं सकते, क्योंकि तो ये बेसिक एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो है which goes towards autocracy and absolutism, इसके अगेंस्ट हमको हमारे कंट्री को गार्ड करना है। इसीलिए ओनली अ पैरामाउंट रिटन लॉ which is superior to everyone is going to work. ये यूएस एक्सपीरियंस है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में, आपको याद हो तो, नेहरू रिपोर्ट 1928, इसमें क्या लिखा था? मैं वर्बैटिम पढ़ देता हूं। आवर फर्स्ट केयर कुड बी टू हैव आवर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन अ मैनर which will not permit their withdrawal under any circumstances. Which will not permit their withdrawal under any circumstances. तो हमारी प्रणाली में मौलिक अधिकारों की ऐसी संकल्पना होनी चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति में वापस न ली जा पाए, किसी से भी, पार्लियामेंट से भी नहीं, पार्लियामेंट को भी अधिकार नहीं है। नेचुरल राइट्स ऑफ मैन, डिवाइन राइट्स ऑफ मैन करके एक बहुत लंबी चौड़ी थियरी है जो पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल और फिलॉसफी ऑप्शनल में कवर होती है, ठीक है। तो उसमें ऐसा है, जो थॉमस पेन का बोलना था, जो फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका ये बोलना था कि हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है, खत्म, और कोई जरूरत ही नहीं है। किस देश का है, किस जाति का है, उसका राष्ट्र किस प्रकार का है, ये कोई मायने नहीं रखती। जस्ट बिकॉज ही इज अ ह्यूमन, ही हैज सर्टेन राइट्स। उसको बोला जाता है
inalienable rights. इनएलिएनेबल राइट्स मतलब उस व्यक्ति से वो अधिकार अलग नहीं किए जा सकते और नहीं किए जाने चाहिए। तो ये बेसिस है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो निर्दिष्ट किए गए हैं, उसका ये आधार है। इसीलिए क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में भी ये बोला गया था, इसलिए आप देखिएगा हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसिएबल है। मतलब अगर आपके मौलिक अधिकार भंग होते हैं तो आप अदालत में जा सकते हैं कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स डिस्टॉर्ट हो गए हैं, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स मेरे से वापस ले लिए गए हैं, एंड यू कैन सीक प्रॉपर रिड्रेसल। You can seek proper redressal. This is one very unique and outstanding feature of the Indian Constitution. जैसा मैंने बोला था, पार्ट 3 पूरा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 32 तक। ठीक है। The next salient feature is the concept of judicial review, न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तीसरा था, चौथा लिखिए। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। दो चीजें हैं, या तो आप पार्लियामेंटरी सुप्रीमसी को चुने, जहां आपका पार्लियामेंट ही सर्वोच्च है, वो जो बोलेगा वो सही है, यूके एक्सपीरियंस। या आप जुडिशियल सुप्रीमसी को चुने, मतलब जुडिशरी के पास अनलिमिटेड ताकत है और जुडिशरी जो बोलेगी वो सही। ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। इट्स वेरी क्लियर दैट दिस इज व्हाट इज वर्किंग इन यूके, दिस इज व्हाट इज वर्किंग इन द यूएस। हमारा सिस्टम जो है, ओके, वो ये दोनों के बीच में है, और दोनों के बीच में का एक जो सामंजस्य बनाता है दोनों में, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू। ये इन दोनों चीजों में सामंजस्य बनाता है। कैसे? There are certain grounds on which a law passed by the parliament can be struck down by the judiciary. और ऐसा भारत में कई बार हुआ है, ठीक है, कि पार्लियामेंट द्वारा एक कानून बनाया गया, इट वॉज स्ट्रक डाउन आइदर बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, और दे वेर अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे कई सारे प्रावधान हैं। पार्लियामेंट ने पास करा, जुडिशरी बोल दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो करेंट डेट में यह है कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बन सकता जो या फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। ठीक है। अमेरिकन सिस्टम क्या है इसमें?
एक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेज इट इज। अमेरिका का संविधान वो है जो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि संविधान है। मतलब अमेरिका में जरूरी नहीं है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड्स ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरफियर इन द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। नो ग्राउंड्स, नो रेस्ट्रिक्शंस। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है इन द यूएस, द जुडिशरी कैन सिट इन विजडम ऑन वॉट एवर हैज बीन डन बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट ने जो किया वो ठीक किया कि नहीं, इस पे भी उससे समस्या सॉल्व होगी कि नहीं, अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम यहां तक जा सकता है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम यहां तक नहीं जा सकता। द इंडियन जुडिशरी cannot ask the parliament to make a law. The Indian judiciary cannot judge the efficiency or efficacy of an act passed by the parliament. अगर वो जुडिशियल रिव्यू भी करता है तो कौन से ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू करेगा, ये सीमित है। तो अमेरिकन सिस्टम से हमारा सिस्टम इसलिए अलग है। ब्रिटिश सिस्टम से क्यों अलग है? ब्रिटिश सिस्टम में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनफैक्ट एक थिंकर ने बोला है यूके सिस्टम के बारे में, दैट द पार्लियामेंट हैज द इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कैन डू एवरीथिंग दैट इज नॉट नेचुरली इम्पॉसिबल। कोई भी विषय प्राकृतिक आधार पर अगर असंभव है तो ठीक है, उसके अलावा ब्रिटिश की पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। उसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। दैट इज व्हाट द ब्रिटिश सिस्टम इज। और इंडियन सिस्टम क्या है? द जुडिशरी कैन डिक्लेयर अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ, नंबर 1, बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। इसलिए हर एक्ट वो लेजिस्लेशन के परव्यू में क्यों आता है ये बताना पड़ता है। जैसा अभी आर्टिकल 370 निकला था, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। अगर आपने पार्लियामेंट्री डिबेट देखी होगी उसमें बड़ा मजा आता है, बहुत ही रोमांचक दिन था, वो मनोरंजक भी दिन भी था। तो उसमें पहले ये बताया जाता है, why does the person presenting the act, in this case Home Minister Mr. Amit Shah, why, based on what does the person think that the parliament has the power to pass that act? पहले ये जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि वो उस संसद के अधिकार क्षेत्र में है, ऐसा क्यों लग रहा है। सबसे पहले उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, उसके बाद वो कानून पे बहस होती है। तो ये फर्क है अमेरिकन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और इंडियन सिस्टम में। लेकिन ये जो जर्नी है पिछले इतने सालों की, ये स्मूथ नहीं रही है। एक टर्निंग पॉइंट आया था 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 which practically recast the constitution। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त एक कमिटेड जुडिशियरी की बात शुरू हुई थी धीरे धीरे, अ जुडिशियरी विच अलाइंस इटसेल्फ विद द गवर्नमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट जो है 1976 का, दिस पुश्ड इंडिया टुवर्ड्स दिस पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, राइट। लेकिन उसके बाद जब 43rd एंड 44th अमेंडमेंट आए, 43rd एंड 44th अमेंडमेंट, इन्होंने
ओरिजिनल पोजीशन पे भारत के संविधान को वापस लेके चली गई। ओके, लेकिन अभी देखेंगे अगर तो जुडिशियरी ने जब ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जुडिशियरी ने डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन आप इस तरह नहीं बदल सकते हो कि जुडिशियल रिव्यू का पार्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में से गायब कर दो। व्हाई? बिकॉज यू कैनॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ वे दैट द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड और टैंपर्ड विथ। और मैंने एक बार जुडिशियल ने बोल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो यहां पर जुडिशियरी थोड़ा आगे निकल गई है। हालांकि जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट्स का बेसिस जो है वो अभी भी, उस पर कंट्रोवर्सी अभी भी बनी हुई है, उस पर कंट्रोवर्सी अभी भी बनी हुई है। तो यह है चौथा एस्पेक्ट, द एस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देन द नेक्स्ट special feature, outstanding feature of the Indian Constitution is एक मिनट, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? The next feature is a secular state, पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव सेक्युलरिज्म, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो है, इसका मतलब एक थियोक्रेसी का ऑपोजिट, मतलब रिलीजन से, कोई भी रिलीजन के लॉज से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। थियोक्रेसी क्या होती है? जहां यह बोला जाता है कि उस देश का एक धर्म है, उस सरकार का एक विशेष रिलीजन को फॉलो करती है, और जो भी लॉज हैं उसका बेसिस है लॉज ऑफ दैट रिलीजन। ये है थियोक्रेसी। और अलग अलग तरह की थियोक्रेसीज हैं, राइट? पाकिस्तान की थियोक्रेसी है, अफगानिस्तान थियोक्रेसी है, बांग्लादेश थियोक्रेसी है, लेकिन ईरान की थियोक्रेसी का मॉडल अलग है। पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई नहीं है। ईरान में एक सुप्रीम पावर है, आयतुल्ला, ठीक है, तो ईरान में भी चुनाव होते हैं, लेकिन आयतुल्ला इज द सुप्रीम पावर। तो ईरान का थियोक्रेसी अलग है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो है, जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, दैट इज अ सिस्टम विच इज ऑपोजिट टू थियोक्रेसी। मतलब किसी भी रिलीजन से, मैं जानबूझ के रिलीजन टर्म हिंदी में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हिंदी में उसको धर्म बोलना चाहिए या पंथ बोलना चाहिए, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो किसी भी रिलीजन का कुछ भी नहीं रहेगा, कोई सरोकार नहीं रहेगा, ठीक है। ये बस यहां तक खत्म हो गया, ये हो गया एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में क्या है? सरकार ये गारंटी देती है सिटीजन्स को कि आप आपका धर्म फॉलो कीजिए, आपके धार्मिक अधिकारों का संरक्षण
संविधान में किया जाएगा। ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म अगर है क्लासिकली, तो उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट्स में रिलीजन का फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा, क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं रहेगा वो। लेकिन भारत का जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। मतलब आप आपके धर्म का अनुसरण करो, ये आपका मौलिक अधिकार है। इन इंडिया यू ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू नॉट ओनली प्रैक्टिस बट प्रोफेस, बट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, राइट। और धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर लोगों के बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो दिस इज द इंडियन सिस्टम ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का एक फायदा यह होता है कि सरकार नियमों द्वारा कोई रिलीजन में अगर कोई प्रैक्टिस है जो मानवाधिकारों के खिलाफ है या नारी के अधिकारों के खिलाफ है, या रिलीजन में ऐसा कोई भी प्रैक्टिस है जहां जो डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इन एनवायरमेंट ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म द गवर्नमेंट कैन एक्चुअली इंटरवीन, द जुडिशियरी कैन ऑल्सो इंटरवीन। जैसा ट्रिपल तलाक एबॉलिश करना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनटू रिलीजन। हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955, government intervention into religion. Women allowed in Sabarimala shrine, judiciary interference into religion. ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में है। नेगेटिव सेक्युलरिज्म अगर है तो सरकार को ये अधिकार नहीं होता है। फिर वो धर्म में जो गलत चीजें चल रही, वो धर्म अगर इंटरनली, वो रिलीजन अगर इंटरनली उसमें रिफॉर्म हुआ तो ठीक है, सरकार अपने तरफ से रिफॉर्म थोप नहीं सकती। यह फर्क होता है नेगेटिव सेक्युलरिज्म और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में। इंडिया में कौन सा सिस्टम है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। फिर एक आउटस्टैंडिंग फीचर जो बताया जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फेडरल सिस्टम with a unitary bias। फेडरल सिस्टम मतलब संघीय प्रणाली, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, तो हमारा सिस्टम फेडरल है, लेकिन झुकाव इकाई की तरफ है। ये एक आउटस्टैंडिंग फीचर है। ओके, फेडरलिज्म हमने कैसा इंश्योर किया है? सिंपल सी चीज, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ये एक तरीका है हमने फेडरलिज्म कैसे इंश्योर किया है। लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन विच द यूनियन गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन विच the state government can legislate. This is one way where federalism can be seen in the Indian Constitution. ठीक है, इसका एक और तरीका क्या है? एक और ये क्या है? सेपरेट इलेक्शंस। ठीक है, इसलिए तो भारत में हर साल कुछ ना कुछ चुनाव होते ही रहता है। मुझे तो लगता है कि एक ये डिसाइड कर लेना चाहिए, स्पेशली पैंडेमिक जब है तब, कि भैया सारे चुनाव स्थगित कर दो, अब जो भी होगा सीधा 2024 में होगा, तो जो जो सरकारें हैं कंटिन्यू रहेंगी 2024 तक। पैंडेमिक वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, बट नहीं हो पाया क्योंकि उसमें यूनानिमिटी बनना बहुत मुश्किल है। जो स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं थी
वो स्टेट्स ने बोला रहता नहीं 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 नहीं, वो स्टेट्स ने, सॉरी बीजेपी की सरकार नहीं थी जैसा बंगाल, वो स्टेट्स ने बोला रहता बहुत ही सही है। पर उन्हीं लोगों ने जब उस स्टेट्स की बारी आती जहां पे चुनाव होते और बीजेपी की सरकार होती, वही लोगों ने बोला रहता नहीं नहीं ऐसा कैसा, तुम डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहे हो। एनीवे, तो ये सेपरेट इलेक्शंस जो हैं सेंटर और स्टेट के, ठीक है, ये हमारा एक फेडरल सिस्टम दिखाता है, लेकिन इसमें यूनिटरी बायस है। ये कहां से दिखता है हमको? सबसे पहले आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 ये हमको बताता है कि यूनिटरी बायस है। अभी तो खैर एसआर बोम्मई के जो केस का लेजेंडरी केस जो हुआ था उसके बाद आर्टिकल 350 का स्कोप काफी कम हो गया है कुछ सर्टन कंडीशंस में ही, लेकिन कुछ व्हाट इज आर्टिकल 356? वेयर द गवर्नमेंट कैन डिसमिस एन इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर्स रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वो राज्य सरकार को निपटा सके बेस्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट, खारिज कर पाए, तो ऑब्वियसली यूनिटरी बायस हो गया ना। when you have to choose between the union and the state, you choose the union, खत्म। ओके, तो इसका रैम्पेंट मिसयूज हुआ था, लेकिन एसआर बोम्मई केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए, उसके बाद मिसयूज कम हुआ। 100 से ज्यादा बार ये इंडिया में यूज हो चुका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी केरला गवर्नमेंट डिसमिस करके, तो हर सरकार ने ये यूज किया है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो यूनिटरी बायस देता है। दूसरा आर्टिकल 352 जहां इंटरनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जा सकती है। आर्टिकल 352 वेयर एन इंटरनल इमरजेंसी कैन बी इंप्लीमेंटेड। ओके, ये भी बताता है कि देयर इज अ बायस टुवर्ड्स द यूनियन। देन रेसिजुअरी पावर्स, अतिरिक्त शक्तियां अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ये तीन चीजें हैं जो हमको बताती है कि यूनिटरी बायस है। और एक अमेंडमेंट आया था 50s में जिसके अंतर्गत इफ यू डिमांड एनी डिमांड ऑफ सेसेशन फ्रॉम इंडिया वुड बी ट्रीटेड एज सेडिशन। तो ये कुछ चीजें हैं जो यूनिटरी बायस दिखाती हैं, और ये कुछ चीजें जो बताती हैं कि फेडरल सिस्टम है। तो हमने दोनों कंबाइन किया है, राइट? तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है। देन वन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत के संविधान में शुरुआत से है, दैट इज सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पहले वोटिंग एज 21 थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी, तब एक अमेंडमेंट आया जहां से वोटिंग एज 21 से रिड्यूस करके 18 कर दी गई। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। ठीक है, इसमें कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कुछ भी हो, आपको वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल है। आपको लगता होगा इसमें क्या है, नहीं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में कई वर्षों तक विमेन हैड, कई दशकों तक रादर, विमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डे 1 से वुमेन हैव एन इक्वल राइट टू वोट। ठीक है,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ लोगों के वोट को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, कुछ लोगों के वोट को कम महत्व दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। न लिटरेसी का कोई भी क्राइटेरिया है, कुछ नहीं है। सो दिस इज अनदर आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सिंस इट्स इंसेप्शन। हमारा सिस्टम क्या है? कैबिनेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल हेड। जो भी कानून बनता है, जो भी अधिनियम जारी होता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इसलिए द प्रेसिडेंट हैज टू साइन एवरी बिल, बट ही इज जस्ट द एग्जीक्यूटिव हेड। सेरिमोनियल पोस्ट ज्यादा है, वो कुछ विशेष परिस्थितियां रहती हैं, उसके अलावा दिस इज मोर ऑफ अ सेरिमोनियल पोस्ट। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कैबिनेट में क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। कैसे आते हैं? इलेक्शंस, कन्वेंशनली। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब कई बार राज्यसभा से भी आते हैं। प्रधानमंत्री भी, हमारे एक प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए थे, लोकसभा जीत ही नहीं पाए वो कंटेस्ट करने के बाद भी। तो प्राइम मिनिस्टर प्लस द मिनिस्टर्स, ओके, दे कम थ्रू इलेक्शंस एंड द प्रेसिडेंट कम्स थ्रू a different system of elections, let us say. We'll call it a preferential voting, preferential voting भी नहीं, indirect election बोलते हैं हम सिंपली, क्योंकि ये सिस्टम के टर्मिनोलॉजीज हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। indirect election, right? And he is the executive head. President is also the supreme commander of the armed forces of India. He is also the supreme commander of the armed forces of India. तो ये एक और विशेषता है, उत्कृष्ट विशेषता है हमारे संविधान की। देन स्वतंत्र न्यायपालिका, इसी पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है, देखिए, एक हमारा एग्जीक्यूटिव है, एक पार्लियामेंट है और एक जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि उसका पार्लियामेंट से कोई सरोकार ना हो। द पार्लियामेंट शुड हैव वेरी लिमिटेड राइट्स एज फार एज द जुडिशरी इज कंसर्न, ठीक है। A judiciary cannot be a subordinate to the center or the states. ये मेन प्रॉब्लम थी। इसलिए अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, कॉलेजियम सिस्टम है। हालांकि उस कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना बहुत लोगों ने किया। लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉलेजियम सिस्टम, सेइंग दैट इट इज कंप्लीटली ओपेक, कभी पता नहीं चलता है कोई व्यक्ति जज क्यों बना, कोई व्यक्ति जज क्यों नहीं बना। तो ऐसा बहुत बार बोला गया है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो काफी अनफेयर है, लेकिन वो है। अब जब एनजेएसी एक्ट आया था तो उसमें मेन ये था कि जुडिशियल जजेस को सेलेक्ट करने के लिए जो कमीशन बनेगी, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो ऐसा था कि वो जुडिशरी के पास जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह हैं उनका रोल कम हो गया था और नॉन जुडिशियल मेंबर्स का रोल ज्यादा हो गया था, ये डिसाइड करने में कि कौन जज बनेगा। तो उससे सुप्रीम कोर्ट ने बोला इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जो कॉन्सेप्ट है ये वायलेट हो रहा है, राइट। संविधान में अगर आप देखें कई प्रावधान हैं, जैसे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, इनकी सैलरीज पे जो सरकार का खर्च होता है, पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट टू वोट ऑन देम।
This expenditure is called as expenditure charged on the consolidated fund of India. Expenditure charged on the consolidated fund of India. पार्लियामेंट को वोट करने का अधिकार इस एक्सपेंडिचर पर नहीं है। दूसरा एक्सपेंडिचर जो है डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये मिनिस्ट्री को कितना पैसा होना, डिफेंस प्रोक्योरमेंट कितना करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च होना है, ये अनुदानों की मांग जो है पार्लियामेंट उस पे वोट कर सकती है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर जो है नॉन वोटेबल है। क्यों? अगर पगार पार्लियामेंट डिसाइड करेगी तो वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा ना? If the salaries of the judiciary have to be decided by the parliament, then how can you expect the judiciary to be independent? Possible ही नहीं है। दूसरा, हम जब जुडिशरी की बात करेंगे गवर्नेंस में तब हम और डिटेल में जाएंगे। क्लियरली दिया है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट अगर हो गया, उसके बाद सरकार उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे चेंज नहीं कर सकती ताकि उसका नुकसान हो। The government cannot change the terms and conditions of a judicial appointment in such a way that it acts against the interests of that person. तो ये कुछ प्रावधान है भारत के संविधान में जिससे ये इंश्योर किया गया है कि आपकी न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम जुडिशरी को पार्लियामेंट पे निर्भर करा देंगे, ठीक है, तो बहुत सारा गड़बड़ हो सकता है। देयर वुड बी एब्सोल्युटली नो चेक ऑन द पार्लियामेंट, नो, बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। ठीक है, फंडामेंटल राइट स्पेसिफाइड, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगला पॉइंट लिखिए, स्पेशल है इसमें, उत्कृष्ट विशेषताओं में अगला पॉइंट, दैट इज fundamental duties have been specified. Fundamental duties ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस किया गया। आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 जो हैं वो हैं हमारे वो फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया और उससे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं इंडियन सिटीजन के। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। रिमेंबर, फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशियली एनफोर्सिएबल नहीं हैं। फंडामेंटल राइट्स जुडिशियली एनफोर्सिएबल हैं, जस्टिसिएबल हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जुडिशियली एनफोर्स नहीं किए जा सकते। तो क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? अलग से चैप्टर है, बस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। ये इनिशियल लेक्चर जैसा मैंने बोला था 90 मिनट के ही रहेंगे, बिकॉज एक टॉपिक उठाएंगे उसको अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, वी वॉन्ट ओवर क्राउड टॉपिक्स। पॉलिटी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसमें ये ध्यान देना जरूरी है वो उतने ही डोज में दिया जाएगा ताकि वो डोज के आफ्टर इफेक्ट ना हो। टुक द वैक्सीनेशन, खतरनाक आफ्टर इफेक्ट है बॉस, फर्स्ट राउंड। एनीवे, फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये हो गया। क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज? मैं पढ़ देता हूं, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, वेग है थोड़ा सा नहीं, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India, defend the country and render national service when called to do so। तो अगर जंग छिड़ गई दोनों फ्रंट पे,
सेना में भर्ती की जरूरत पड़ी और सरकार ने बोल दिया चल भाई ड्राफ्ट हो गया, आजा तू, 6 महीना तेरे को ट्रेनिंग देंगे, जा चीनियों से लड़कर आ, तो आपको जाना पड़ेगा। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि आप नहीं गए तो जुडिशरी के सामने कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। बापरे। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, renounce practices derogatory to the dignity of women, okay, value and preserve the rich heritage of our composite culture, protect and improve the natural environment, forests, lakes, rivers, wildlife, have compassion for living creatures, to develop scientific temper, humanism and spirit of enquiry and reform, safeguard public property, abjure violence, strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. So that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Remember, ये आपकी fundamental duty है, ये आपकी fundamental duty है. To strive towards excellence is your fundamental duty. हैप्पीनेस कहीं नहीं लिखा है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का ये एक सही लगता मेरे को यार, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, भैया खुश रहने का। उस पर मूवी भी बनी है ब्रूस, ये उसकी विल स्मिथ की, देखी होगी आपने, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही प्यारी मूवी है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। देन वन मोर फीचर दैट वी हैव नॉट येट टॉक्ड अबाउट इज, हमने ये प्रियम्बल में मेंशन किया था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वी आर अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये हमने प्रियम्बल में खैर काफी डिस्कस करा है, इसको मुझे नहीं लगता अभी अलग से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता है। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ विषय थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स चाहते थे कि ये सारी चीजें संविधान में होनी चाहिए। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थॉट दीज थिंग्स should be there in the Indian Constitution. These things should be there in the Indian Constitution. However, at that point of time, conditions were not right for implementation of these. तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रख के छोड़ दिया। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये to be made into law at an appropriate time, ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, जब समय अनुकूल रहेगा, जब समय अनुकूल रहेगा तब इसको एक विधानिक रूप दिया जाए। यह पहला ऑब्जेक्टिव है डीपीएसपी का। दूसरा है प्रिंसिपल्स टू बी केप्ट इन माइंड या टू बी कंसिडर्ड, प्रिंसिपल्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन फ्रेमिंग पॉलिसीज। जब कोई नीति बनाई जा रही है
जब कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तब इन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए, तब इन चीजों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के। चार कैटेगरीज में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, चार कैटेगरीज में। व्हाट आर द फोर कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी? सबसे पहले है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, जैसा द इकोनॉमिक सिस्टम cannot be run in such a way which results in concentration of economic power. ठीक है। सेकेंड, गांधीयन प्रिंसिपल्स। तीसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और चौथी कैटेगरी है मिसलेनियस। चौथी कैटेगरी है मिसलेनियस। तो ये चार कैटेगरीज में हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत को विभाजित किया गया है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक गोवा में माइनिंग के अगेंस्ट जो केस चल रहा था बहुत साल पहले, तो गोवा के हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोट किया और गोवा के कोर्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से ये जो था इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल, इसमें से एक प्रिंसिपल उठाया एंड दे सेड कि देयरफॉर माइनिंग का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। एंड इट मेड अ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। इट सेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर वो मेंशन्ड है तो हमको वो कंसिडर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द जुडिशरी सेड। इफ इट्स मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वी विल हैव टू कंसिडर इट। If you don't want, this is what the judiciary is saying to the government, remember. If you don't want us to consider it, remove it. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इफ यू डोंट वांट अस टू कंसिडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यू आर फ्री टू रिमूव इट। बट एज लॉन्ग एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर देयर, we will have to consider the directive principles while giving any judgment on any act or anything done by the government. ठीक है, तो ये एक तीसरा फंक्शन हो गया, because these principles have to be considered by framing policies. तो अगर कोर्ट अभी जुडिशरी अभी ये बोलता है कि अगर कोई पॉलिसी बनती है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रही है, तो उस ग्राउंड पे भी the court can declare that particular government policy is flawed. ऐसा बहुत कम बार हुआ है। मेरे विचार में वो जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, मैं मटेरियल में इंक्लूड करने की खैर कोशिश करूंगा, वो जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंसेस वेयर एन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वाज क्रिटिसाइज्ड एंड रेंडर्ड इनवैलिड and said that this act should not be performed by the government because it goes against the directive principles. मेरे नजर में ऐसे, मेरे याददाश्त में तो और कुछ है नहीं, बट ये एक स्ट्राइकिंग चीज थी तो मेरे को एकदम से याद आई, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये है भारतीय संविधान की 11 उत्कृष्ट विशेषताएं, 11 आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका कुछ ग्राउंड्स पे आलोचना भी हुई थी।
पहला ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म वही है जो हमने आउटस्टैंडिंग फीचर्स में पहला लिया था, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वॉज द फर्स्ट ग्राउंड ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिटिसाइज्ड। बहुत लेंदी है, बहुत डिटेल्ड है, इसके बारे में हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं, मैं अभी इस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। बस ये आलोचना का एक पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी आलोचना ये थी कि इट्स अ कार्बन कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसमें एक और चीज बताता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में दो प्रोविजंस थे जिसका कांग्रेस ने जम के विरोध किया था, भयंकर विरोध किया था। ये दो थे, द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 विच गेव द गवर्नर जनरल द पावर टू डिसमिस एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल and assume all functions, completely similar to Article 356 of the current Indian Constitution. दूसरा था the extraordinary power which the Governor General had under the GOI Act of 1935 to declare an internal emergency and suspend everything. Similar to Article 352 of the current Constitution. तो ये जो दो प्रावधान थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, इसका कांग्रेस ने जम के विरोध करा, बहुत कड़ा तीव्र विरोध किया। लेकिन जब भारत के संविधान बनाने की बात आई, दे एक्सेप्टेड इट कि ये बहुत जरूरी है, and they incorporated it into the Indian Constitution, different articles. उस वक्त की जरूरत थी वो, आज की भी जरूरत है। मुझे तो लगता है कि कई जगह जहां पे सरकार ने आर्टिकल 356 लगानी चाहिए थी, लगाई नहीं है, हालांकि कई जगह से सजेशन भी आ रहे थे। ये होता है। एनीवे, दूसरी आलोचना क्या थी? कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक एक पॉइंट लिखते चले जाइए। तीसरी आलोचना ये थी, जैसा मैंने बोला था, वो इवॉर्ड जेनिंग्स ने जो क्रिटिसाइज किया था, इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज अलग ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो लैंग्वेज है, जो ग्रामर है, वो एक मामूली इंसान को समझ में नहीं आता। इट is written in a language which is familiar only in courts of law. हिंदी का भी आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ेंगे, इंग्लिश तो वैसे हमारी नेचुरल लैंग्वेज है नहीं, ठीक है। हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो जो शब्द यूज किए गए हैं वो ऐसे नॉर्मल बोलचाल वाले शब्द नहीं हैं। तो उसका लैंग्वेज और ग्रामर जो है, इस पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। एक अजीब सा क्रिटिसिज्म था कि दिस इज अन इंडियन। संविधान देख के लगता नहीं है कि ये किसी 5000 साल पुरानी सभ्यता का संविधान है। जो इंडिया का ग्लोरियस पास्ट था, जो इंडिया के ओरिजिनल फिलॉसॉफिकल ट्रेडिशंस थे, ठीक है, वो संविधान में कहीं पे भी नजर नहीं आते। वो संविधान में कहीं पे भी नजर नहीं आते। जो हमारी 9 स्कूल्स ऑफ फिलॉसॉफीज थी, ठीक है, जैसा अगर संविधान में ये ही लिखा होता, फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस बट परस्यूट ऑफ मोक्ष, तो क्या चल जाता? तो ये इतना रिच डीप फिलॉसॉफीज है,
इतना इन डेप्थ कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो while reading the constitution, it does not seem that this constitution is governing a culture, people of a culture is governing a civilization which is more than 5,000 years old. बिल्कुल भी नहीं लगता। एंशिएंट इंडिया का जीनियस एक्सेट्रा कहीं पे भी नहीं है। ये एक आलोचना थी। तो ये थी चौथी आलोचना। एक आलोचना ये थी कि अनगांधीयन है, अनगांधीयन, बिकॉज व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, महात्मा गांधीज आइडिया वाज ऑफ कोर्स 1,000 विलेज रिपब्लिक्स, ईच ऑफ देम हैविंग अ लॉट ऑफ पावर्स एंड ओनली अ फ्यू क्रूशियल पावर्स रिमेनिंग, बट ये हो नहीं पाया। तो गांधी जी की जो प्रिंसिपल्स थे और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहीं पे भी नहीं दिखता है। ये एक और आलोचना थी। एक और आलोचना ये थी, तो ये पांचवी हो गई। छठी आलोचना ये थी, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। उसका भी मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि इट्स अ मिक्स्ड बैग, यहां से थोड़ा उठाया, वहां से थोड़ा उठाया, यहां से थोड़ा उठाया, वहां से थोड़ा उठाया, कट पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, ये तुम्हारा संविधान। इट्स अ सिंपलिस्टिक वे। मैं ये इसमें से कोई आलोचना से अग्री नहीं कर रहा हूं, बट इन ग्राउंड्स पे आलोचना हुई है, ये आपको पता रहना जरूरी है। और एक आलोचना है कि बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। अगर सेंटर चाहता, इतने प्रावधान है, अगर सेंटर चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट से सारे पावर में छीन लूं, छीन भी सकता है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पॉलिटिकल पार्टी का, सारे स्टेट्स में वही पॉलिटिकल पार्टी, और यूनियन टेरिटरीज में भी, एनसीआर वगैरह में भी वही। ये बहुत सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को ये होता है। और ये शायद हो जाएगा, आई डोंट नो, लेट अस सी। आपने एक पिक्चर थी मकबूल, उसमें बड़ा बहुत ही सुंदर डायलॉग था ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह का, ओमपुरी का, कि शक्ति का संतुलन आवश्यक होता है संसार में, आग के लिए पानी का डर हमेशा बने रहना चाहिए। तो अगर ऐसा कभी हुआ कि सेंटर में भी उसी पार्टी की सरकार है और पूरे 29 स्टेट्स में उसी पार्टी की सरकार है, ऐसा अगर कभी हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से पूरी तरह यूनिटरी बना दिया जा सकता है। और जो सेंटर में जो रहेंगे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स रहेंगे। इतना भी संविधान बदल सकते हैं, प्रोविजंस हैं। हाँ, जुडिशियरी उसके बाद क्या करेगा ये दूसरा विषय है। तो ये एक आलोचना मुझे ठीक भी लगती है, हालांकि ये आलोचना को हम अभी तक सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा सिचुएशन 1970s के बाद ऐसा सिचुएशन आया ही नहीं है। 64 तक तो नेहरू ही जी थे, उनका विजन कुछ अलग था, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, 1977 में चुनाव हुए लोकसभा के, कांग्रेस चुनाव बुरी तरह हारी, जनता पार्टी सत्ता में आई। तो कांग्रेस हारी तो जनता पार्टी ने यह लॉजिक दिया कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, जनता का यह जनादेश ये बताता है कि उन सरकारों के पास अब मेजॉरिटी नहीं है। इसलिए बिना स्टेट इलेक्शंस के भी जनता पार्टी ने सारे कांग्रेस गवर्नमेंट डिसमिस कर दिए, चुनाव कराए, सब जगह जनता गवर्नमेंट चुन के आ गई। 1980 में जब चुनाव और इंदिरा गांधी वापिस आई तो शी रिटर्न द फेवर, क्योंकि यहां जनता पार्टी की सरकार थी। वो क्षेत्रों में भी कांग्रेस को लोकसभा में अच्छे सीट मिले थे, तो इंदिरा गांधी ने रिटर्न द फेवर। उसने बोला कि ये चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि राज्य सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं है, सारे राज्य सरकार डिसमिस कर दिए। फिर चुनाव हुए,
फिर सारी जगह कांग्रेस चुन के आ गई। तो ये खेल बहुत हुए हैं भारत की राजनीति में, भयंकर। एक आध अपन ऐसे ही सेशन लेंगे, इंडिया के पॉलिटिक्स क्या हुआ है इन भारत में, चुनाव क्षेत्र में, हर लोकसभा में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चुनाव, बड़े बड़े मजेदार खेले होते हैं। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा खतरा भी लगता नहीं है। ये जिस दिन हुआ उस दिन शायद ये बहुत बड़ा खतरा रहेगा, लेकिन उसमें भी अभी भारत की मौजूदा राजनीतिक स्थिति जो है उसके लिए आप दोष किसको देंगे? यू कांट ब्लेम अ पर्सन बिकॉज ही इज विनिंग, you have to blame the others for not putting up a credible face. You have to blame others for not having a proper system to fight back. You can't blame the person who's winning, right? कि तेरी गलती है कि तू जीत रहा, ऐसा कैसे? ये तो निशा ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा कुछ। एनीवे, तो ये थे भारतीय संविधान के कुछ उत्कृष्ट विशेषताएं और उसकी कुछ आलोचनाएं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो करीब 5 लेक्चर अब हो चुके हैं हमारे संविधान के, और फाइनली अगले लेक्चर से we'll get into now the constitution and we'll first of all take up various rules and laws pertaining to citizenship. ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।